जो यहाँ पे टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड। तो भाई आज हम सीखेंगे यहाँ पे डिमांड का कानून। ठीक है, जैसे बहुत सारे चीजें कानून होते हैं, जैसे हम डिमांड का कानून सीखेंगे। लॉ ऑफ डिमांड जो दिया था प्रोफेसर मार्शल ने, किसने दिया था? प्रोफेसर मार्शल। और इनके हिसाब से हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे क्या कहना है, ये क्या कहते थे लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा डेफिनेशन ऑफ डिमांड और हमने देखा फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ अ डिमांड, तो उसकी अपने को जरूरत पड़ेगी और उसके ऊपर से मैं इनकी डेफिनेशन बताऊंगा। क्या बताऊंगा? बहुत इजी पड़ेगी आपको। चलिए पहले अपने यहाँ पे देखेंगे। पहले मैं फैक्टर अफेक्टिंग लिखता हूँ। डी है मतलब कौन कौन से फैक्टर डिमांड करता है, अफेक्ट करते हैं। तो पी ऑफ एक्स प्राइस इफेक्ट करता था, टाइम इफेक्ट पड़ता था, फिर इसका में टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस इफेक्ट पड़ता था, फिर इसका में पॉपुलेशन इफेक्ट पड़ता था, फिर इसके बाद में पीआर प्राइस रिलेटिव इफेक्ट पड़ता था, फिर इसके बाद में फ्यूचर प्राइस इफेक्ट पड़ती थी। इतनी चीजें तो यहाँ पे इफेक्ट पड़ती थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला प्रोफेसर मार्शन ने कि जो लॉ ऑफ डिमांड है ना वो सिर्फ प्राइस और डिमांड की बात है। किसकी बात है? प्राइस और डिमांड की। तो मैं यहाँ से पी ऑफ एक्स को बाहर निकाल दूंगा। पी ऑफ एक्स मतलब क्या? प्राइस। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि कोई भी प्रोडक्ट की जो प्राइस है अगर वो इंक्रीज होगी, कोई भी प्रोडक्ट की अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो उसके सामने जो उसकी डिमांड है वो डिक्रीज होगी। क्या होगी? प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस। और उसके बाद में उन्होंने बोला अगर कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज होगी तो उसके सामने उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। उन्होंने पहले इतनी बात कही। उन्होंने बोला कि भाई कोई भी प्रोडक्ट की जो प्राइस है अगर इंक्रीज होगी तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज। और दूसरी बात क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट की अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज। लेकिन फिर आगे उन्होंने और जोड़ा, और जोड़ने के बाद उन्होंने क्या बोला कि ये पॉसिबल कब हो सकता है कि जब ये जो अदर डिटरमिनेंट्स है, ये जो अदर फैक्टर है, ये जो अदर फैक्टर है, अदर फैक्टर के अंदर टाइम आ गया, टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस आ गया, पॉपुलेशन आ गया, प्राइस रिलेटिव आ गया। प्राइस रिलेटिव में दो भाग थे हमारे पास में यहाँ पे, एक सब्स्टिट्यूट था, एक कॉम्प्लीमेंट्री था और फ्यूचर प्राइस आ गया। अदर डिटरमिनेंट्स रिमेन्स कांस्टेंट, remains constant। भाई ये जो पूरे जो दूसरे डिटरमिनेंट है इसको कांस्टेंट देना पड़ेगा, इसमें कोई चेंज आएगा नहीं, तब जाके आप लॉ ऑफ डिमांड को एप्लीकेबल कर सकते हो। तब जाके आप इसको एप्लीकेबल कर सकते हो लॉ ऑफ डिमांड को। तो देखो क्या अदर डिटरमिनेंट्स कभी भी कांस्टेंट रह सकते हैं? अदर डिटरमिनेंट्स कभी भी, चलो तुम बोल लो कंज्यूमर का टेस्ट नहीं बदलेगा, ठीक है मैंने मान लिया। तुम बोल दो वो गुड्स का टाइम चलते रहेगा, गुड्स कभी खत्म नहीं होगा, चलो मान लिया भाई हाँ उसका टाइम रहेगा, ठीक है। तुम बोल दो कि भाई प्राइस वो गुड्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा? सब्स्टिट्यूट। तुम बोल दो उसकी कोई फ्यूचर प्राइस से एक्सपेक्टेशन नहीं है, ठीक है, बट तुम पॉपुलेशन को थोड़ी रोक सकते हो। बट तुम जैसे कि मानो अमूल दूध पीता है इंडिया, अब अमूल दूध पीता है इंडिया के लिए, भाई उसके लिए कोई टेस्ट, हर एक का टेस्ट देगा, उसके लिए कोई वहां पे टाइम तो उसका रहता है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं कि जो दूध नहीं पीता हैगा। उसके बाद में बात करूंगा उसका कोई सब्स्टिट्यूट मार्केट में है, मतलब सब्स्टिट्यूट, लेकिन पब्लिक उसको पसंद नहीं करती सब्स्टिट्यूट को, क्योंकि उसने बोल दिया द टेस्ट ऑफ इंडिया अमूल हैगा यहाँ पे। उसके बाद में फ्यूचर प्राइस, उसकी प्राइस भले बढ़े पब्लिक तो उसको परचेस करेगी, ठीक है। चलो तो अमूल दूध के लिए ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन ये उसका कांस्टेंट नहीं है। पॉपुलेशन कांस्टेंट है, पॉपुलेशन रुक गई है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, प्रोफेसर मार्शल ने लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन दी। उन्होंने बोला कि भाई प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा? जब सारे अदर जो डिटरमिनेंट्स है, मतलब ये यहाँ प्राइस को छोड़ करके अदर डिटरमिनेंट्स है जो प्राइस की फेवर में काम करेंगे, ठीक है, यानी कि वो कांस्टेंट रहेंगे। क्या रहेंगे? कांस्टेंट, मतलब एक जैसे, कुछ भी इंक्रीज नहीं होना चाहिए, कुछ भी डिक्रीज होना चाहिए नहीं। तब हमने इसको क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ डिमांड हो रहा है। किधर हो गई बात? कोई डाउट लगा इसके अंदर? तो आपकी बुक में एक सिंपल सा ग्राफ दिया होगा। पहले डेटा हो गया, मान लो कोई भी एक कमोडिटी है, कोई भी एक कमोडिटी x मान लो और यहाँ पे उसकी प्राइस मान लो। जब कमोडिटी 50 की थी प्राइस 1, कमोडिटी 40 हो गई प्राइस 2, कमोडिटी 30 हो गई प्राइस 3, कमोडिटी 40 हो गई प्राइस 4,
कमोडिटी 50 हो गई, क्वांटिटी के अंदर किसमें है प्राइस 5 किधर होगी बात, ठीक है। अब यहाँ पे सॉरी कमोडिटी डिक्रीज हो रही 50 40 30 20 10, जैसे जैसे आप कमोडिटी को यहाँ पे डिक्रीज करोगे वैसे वैसे आपकी प्राइस क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक। चलिए देखिए ये मान लो मैंने y एक्सिस बना लिया, ये मान लो मैंने x एक्सिस, और यहाँ पे मैं रखूंगा कमोडिटी, क्या रखूंगा कमोडिटी, और यहाँ पे रखूंगा मैं प्राइस, क्या रखूंगा प्राइस। चलिए अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा 10 20 30 40 और 50 10 से ऊपर है यहाँ पे, यहाँ पे प्राइस 1 2 3 4 5। चलिए जब आपकी कमोडिटी 50 थी, कितनी थी, तो उसके सामने आपकी प्राइस कितनी थी 1 थी, कितनी थी 1। जब कमोडिटी 40 हुई तो प्राइस कितनी हुई 2 हुई। जब कमोडिटी 30 हुई तो प्राइस कितनी हुई 3 हो गई। जब कमोडिटी 20 थी तो प्राइस कितनी हो गई 4 हो गई। जब कमोडिटी 10 थी तो प्राइस कितनी हो गई 5 हो गई, ठीक है। तो देखने जाएंगे तो यहाँ पे जैसे जैसे आप कमोडिटी को कम कर रहे हो तो प्राइस क्या हो रही है बेटा बढ़ती जा रही है, क्या होती जा रही है, ठीक है। यहाँ पे तुम कमोडिटी को डिक्रीज करोगे, क्या करोगे डिक्रीज, तो प्राइस क्या होगी यहाँ पे इंक्रीज होगी। तुम कमोडिटी को बढ़ाओगे तो प्राइस क्या हो जाएगी बेटा डिक्रीज हो जाएगी, चलोगी बात, ठीक है। तो कोई भी चीज तुम होलसेल में परचेस करते हो तो प्राइस आपको सस्ती मिलती है, कोई भी चीज आप रिटेल में परचेस करते हो तो प्राइस आपको क्या मिलती है महंगी मिलती है, होता है कि नहीं होता। तो सेम थिंग मैंने यहाँ पे क्या करा कमोडिटी को डिक्रीज करा तो प्राइस क्या हो गई बेटा इंक्रीज हो गई। डिमांड क्या कह रहा है कि भाई अगर तुम्हारी यहाँ पे कमोडिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, प्राइस डिक्रीज होगी तो कमोडिटी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी, एंड प्राइस इंक्रीज होगी तो कमोडिटी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो जब हमारी प्राइस 1 रुपया थी तो उसके सामने कमोडिटी कितनी खरीदे थे वो लोग 50 रुपए। जब हमारी प्राइस 2 रुपया हो गई तो कमोडिटी कितनी खरीदे थे 40। जब हमारी प्राइस हमने 5 रुपीस कर दिया तो कमोडिटी कितनी हो गई 10, यानी प्राइस हमने बढ़ा दी तो कमोडिटी की खरीद जो वहां पे कमोडिटी परचेस करने वाले लोग क्या हो गए कम हो गए, क्या हो गए प्राइस अब घटा देंगे तो कमोडिटी के परचेस क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे। तो लॉ ऑफ डिमांड समझ में आ गया तुम्हारे, क्लियर हो गई बात, ठीक है। वही चीज है लॉ ऑफ डिमांड के अंदर, प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस एंड प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। तो प्राइस यहाँ पे आपका मेन फैक्टर है, लेकिन उसके सामने जो अदर फैक्टर है वो कांस्टेंट होने चाहिए, क्या होने चाहिए उसमें कोई चेंज आना चाहिए नहीं। कोई डाउट लगा इसके अंदर?